साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो, कसा आहेस? साथियों आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट मैं डिस्कस करने वाला हूं रिगार्डिंग चाइल्ड कस्टडी एंड विजिटेशन। चाइल्ड कस्टडी एंड चाइल्ड विजिटेशन भारतीय पुरुषों अर्थात एक पिता के लिए एक महत्वपूर्ण समस्या बन चुका है। यदि उसकी पत्नी के साथ कोई डिस्प्यूट हुआ है और पत्नी पीयर जाके बैठ गई है तो उसके दिमाग में एक ही खलल है कि मैं अपना बच्चा वापस लेकर कैसे आऊँ। एक निराश पिता जाता है वकीलों के पास में और वकील उसको यही एडवाइस करते हैं कि भाई कानून जो है वो लड़कियों के साथ में है, तो जब बच्चा इस जन्म में नहीं मिलेगा और हम एक कोशिश कर सकते हैं टू फाइल अ चाइल्ड कस्टडी केस या चाइल्ड विजिटेशन केस या रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, ताकि बच्चे से मिलने का अधिकार तो कम से कम आपको मिल जाए। वो अपने अप्रोच में ठीक है, क्योंकि जैसा उन्होंने सुना समझा वो बिल्कुल ठीक है। भाई ज़रा संकल्पित करो कि जब राम जी हनुमान जी रावण से लड़ने जा रहे थे तो उनको भी लोगों ने कहा था कि भाई वो तो रावण है, तुम लोग क्या उखाड़ लोगे, वो सर्वशक्तिमान है। बट जब डिटर्मिनेशन फोकस आपका क्लियर है और आपका एक्ट जो है बहुत क्लियर है तो उस सिनेरियो में जीत दर्ज कराने में कोई दिक्कत नहीं आती है। साथियों ज़रा सोचो, एक कॉमन सेंस की बात है, क्या हमें चाइल्ड कस्टडी या विजिटेशन के लिए कोर्ट जाना चाहिए? क्या कोर्ट में बैठा जज या हमारा वकील या अपोजिट पार्टी का वकील हमारे राइट्स को तय करने में हमें हेल्प देंगे, हमें प्रॉपर्ली असिस्ट करेंगे? अगर आप आम जनता के एंगल से देखो तो आंसर यस है, बट आप एक पिता के एंगल से देखो तो आंसर नो है। कोर्ट में सुनवाई का पैटर्न क्या है? एक पिटिशन बनेगी, दाखिल होगी, फिर एक डेट। जज ये चेक करेगा या जज का स्टाफ ये चेक करेगा कि जुरिडिक्शन है या नहीं है, फिर एक डेट। फिर नोटिस जारी होंगे, अपोजिट पार्टी आएगी, फिर एक डेट। अपोजिट पार्टी आके फिर से मिलेगी, फिर एक डेट। फिर वो जवाब देगी या जवाब नहीं देगी, फिर एक डेट। या काफ़ी लंबे टाइम बाद वो जवाब दे सकती है, डेट पे डेट। और अंतों का अथवा इंटरिम जो है कोर्ट तय करता है। तो ये एक लंबा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। मैंने बार बार आपको ये कहा है कि अपना बच्चा लेके आ जाओ, ये आपका अपना बच्चा है। जितना आप डिपेंड रहोगे जजेस पे या वकीलों पे उतना ही आपको तकलीफ होगी। और कब तक डिपेंड रहोगे हमारे ऊपर? भाई आपके अपने बच्चे हैं, आपका अपना केस जगह ले आओ ना। बच्चों को शर्म आती है, डर लगता है बीवी से, तो शादी करी क्यों? सिर्फ इसलिए कि आप सेक्स को एंजॉय कर सको, सिर्फ इसलिए कि अपने लस्ट को पूरा कर सको। तो शादी करने से पहले ये बात भी अश्योर कर लो कि आप अपने परिवार की रक्षा किस प्रकार कर सकते हो। ये ना हो कि सारी की सारी एनर्जी, सारा का सारा ज्ञान जो है लगा दिया आपने कोई ना कोई पोस्ट हासिल करने में। शारीरिक कमजोरी तो है ही, पर मानसिक रूप से भी जो है कमज़ोर बन गए। सिर्फ डर का साया है और उसमें जी रहे हो और पता नहीं करना क्या है। कोई बोलता है ऐसा कर लो, कोई बोलता है वैसा कर लो। भाई कोई भी आपके राइट्स को तय नहीं कर सकता है। लिख के देता हूँ इस बात को, आपके अपने अधिकार है, खुद आगे बढ़ना होगा, बच्चों को लेके आना होगा। अगर नहीं लेके आ पा रहे हो तो किसी भी रूप में मर्द कराने के हकदार भी नहीं हो। देखो कानून अपनी जगह ठीक है, कानून को हाथ में नहीं लेना ये भी प्रोटोकॉल है, पर हम कानून को हाथ में क्या ले रहे हैं? हम तो कानून की अनुपालना कर रहे हैं और कानून ही हमें अधिकार देता है कि हम बीइंग अ लीगल गार्जियन अपने बच्चे को लेके आ सकते हैं। इट वुड नॉट बी अ किडनैपिंग। एंड इवन दो वाइफ जो है किडनैपिंग केस को लॉन्च नहीं कर सकती। और ऐसे कई जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के, गुजरात हाई कोर्ट के, इवन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के, कि जहां पर इस तरह के मामलों में किडनैपिंग केस दर्ज हुआ, पुलिस के द्वारा पुलिस ने बदनीतिपूर्वक कार्रवाई करी और वह सारी की सारी कार्रवाइयाँ जो है रद्द हो गई। तो जब कानून आपके साथ में है, आप कानून से खिलवाड़ नहीं कर रहे हो, कानून अपने हाथ में नहीं ले रहे हो, तो इस सिनेरियो में आप अपने राइट्स को इजीली इन्फोर्स भी कर सकते हो। तो थोड़ा घबराओ मत, आगे बढ़ो। दिन भर आप लीगल रेमेडीज लेते रहोगे तो दुख आप ही भोगोगे। ओके, इतना लंबा प्रोसीजर फॉलो करने से बेहतर है कि छोटा प्रोसीजर फॉलो करो, अपने राइट्स को इन्फोर्स करो। क्योंकि देखो वो आपकी अपनी औलाद है, आपका अपना वंश बढ़ाएगी, ना कि आपके साले का, ना कि आपके साडू का। वो लोग तो बच्चा लेके बैठे हुए हैं, पर वो क्या करवाएंगे उससे? झाड़ू पोछा। वो क्या बना देंगे? घर का उसको मजदूर। क्या चाहते हो कि आपको आपका बच्चा उस दुखदायी स्थिति में दिखे? तो अपना बच्चा ले आओ मेरे भाइयों। मेरा भी वेट मत करो, अपने वकीलों का वेट मत करो, जाओ और ले आओ। बिल्कुल आपको मैं ऑथेंटिकेट बात कह रहा हूँ आज इस मन से। अगर आज नहीं करा तो मैन साइड को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। आज सिर्फ और सिर्फ शादी करके हम अपनी सेक्स की पूर्ति तो कर रहे हैं, बट हमको इतना भी ज्ञान नहीं है कि एक लड़की जो कि बेलगाम है हमारे घर वालों से
अबे तबे करती है। वो नहीं चाहती कि हमारे घर वाले साथ में रहें और हम नतमस्तक हैं, हम काँप रहे हैं। हम उसके घर वालों के पास में जाते हैं और वो 2 कौड़ी के लोग हमें ये कहते हैं कि अपने पेरेंट्स को छोड़ दो, वो कहते हैं कि अपनी बहनों को छोड़ दो, वो कहते हैं कि अपने भाई को छोड़ दो, वो कहते हैं कि अपना समाज छोड़ दो। क्या हम उन 2 कौड़ी के लोगों से गवर्न हैं जो खुद गधे हैं और अपने जैसा हमें वो बनाना चाहते हैं? मैं बहुत क्लियर कट बात कहना चाहता हूँ लड़की वालों को भी, अगर वो चाहते हैं कि लड़का आइसोलेशन में रहे, परिवार त्याग के रहे, तो अपनी लड़की की शादी किसी अनाथ से कर देना, पर किसी परिवार वाले का जीवन तो मत खराब करना। बिल्कुल सत्यानाश कर दिया कि चल क्या रहा नाटक ये। दिन भर आ जाओगे, लड़की के वहाँ बैठे रहोगे, उसको मिसगाइड करते रहोगे और अल्टीमेटली घर बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका आप लोग निभाते हो। हिंदुओं में वैसे भी देखो घर बस नहीं रहे, और आज हिंदू बहुत खतरे में इन कानूनों की वजह से जो घर तोड़ रहे हैं। आज आप देखो कितने केस जो है कोर्ट में है मुसलमानों के, कितने केस जो हैं दूसरे धर्मों के, सबसे ज़्यादा केस जो है हिंदुओं के हैं। भाई वैसे भी हम जो है खतरे में हैं, कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए कि हम अल्पसंख्यक ही बन जाएं। तो बचाओ अपने परिवार को, अपनी बेटियों को, अदरवाइज उनको पढ़ा लिखा कर आप एक योग्य नारी तो बना दोगे, बट वो कभी भी परिवार बसाने लायक नहीं रहेगी। ये मेरी आपको शिक्षा है, आपको आह्वान है कि अभी भी वक्त से सुधर जाओ और टाइम से अपने बच्चों की शादी करो। आप उनकी शादियां कर दो 19 साल, 20 साल, 21 साल में। जितना लंबा टाइम आप उनका वेस्ट करोगे, उनमें कुछ ना कुछ बैड हैबिट्स जो है डेवलप हो जाएंगी। अगर वो जॉब करेंगी तो उनका जो कंसर्न जो कलीग्स हैं या जो कंसर्न स्टाफ है, उनमें कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ जो है डेवलप कर देगा जो ठीक नहीं होगी। परिवार तब बसेगा जब हम खुद जागरूक होंगे। और मैं आप लड़के पक्ष वालों को भी कहता हूं कि अपने लड़कों की शादियां 21 से लेकर 24 साल की एज में कर दो। आप इस बात को अश्योर मांग के चलना, अगर आपके बच्चे योग्य हैं तो आगे अपने आप बढ़ जाएंगे, और अगर निकम्मे हैं तो शादी बिल्कुल मत करना। शादी अपने टाइम में बिल्कुल मत करना। अपने बच्चों को योग्य बनाओ, इस तरह की ट्रेनिंग उन्हें दो, इस तरह का उन्हें वातावरण दो कि वो अपना डेवलपमेंट खुद कर सकें। और होता भी है, कई लोग बनते हैं IAS भी छोटी एज के ऊपर, कई लोग बड़े बड़े जो है इंडस्ट्रियल बनते हैं, बिजनेसमैन बनते हैं, छोटी एज में सब हो जाता है। ये कहने की बात है कि 30 साल वेट कर लो, 35 साल वेट कर लो, देखा जाएगा। जितना टाइम बीतता जाएगा उतना ही सेक्सुअल इंटरेस्ट, उतना ही बॉन्डिंग कम हो जाएगी, और बर्बाद सिर्फ और सिर्फ हिंदू परिवार हो रहे हैं इस पूरे खेल के अंदर। कुछ नेताओं ने अपनी रोटियां सेकने के लिए कानून तो बना दिए, पर हमारी ज़िंदगी भी खराब कर दी, हमारे धर्म को जो है स्पॉइल कर दिया। जिस धर्म में तलाक शब्द ही नहीं है, जिस धर्म में डिवोर्स शब्द नहीं है, उस धर्म की ऐसी की तैसी करने में ये नेता जो है कि कमी नहीं छोड़ रहे। तो बचा लो अपने हिंदुओं को भाइयों। आज मोदी जी क्या कर रहे हैं? अपने हिंदू भाइयों को बचा रहे हैं। आज वो राम को लेकर आए। क्यों लेकर आए? कि जो कस्टम है, जो संस्कार है, उनका अस्तित्व रह सके, और उनका हमने जताया भी। आज वो सत्ता में तीसरी बार है। क्यों? क्योंकि राम का उन पर आशीर्वाद है। क्यों? क्योंकि हमारा उन पर विश्वास है। तो ऐसे ही विश्वास रखें, वापस से उन पर यकीन मानिएगा कि जल्द ही वो ऐसा कानून भी लेकर आएंगे कि ये तलाक शब्द जल्द ही कानून की संहिताओं से वो हटा देंगे, यकीन मानिएगा। और मैं भी लगातार कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा हूँ हमारी सरकारों से, और उनसे मांग कर रहा हूँ कि हमारे धर्मों को बचाओ, ट्रेनिंग प्रैक्टिकल हो, इवन स्कूल लेवल पे, इवन एजुकेशन लेवल पे, ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ सकें, हमारे बच्चे तलाक के बारे में आगे नहीं सोच सकें। पर हो क्या रहा है? लड़की आती है, 3 दिन एंजॉय करती है, उसके बाद तो उसका तांडव शुरू होता है कि मैं तो बर्तन नहीं मांजूंगी जी, मैं तो काम नहीं करूंगी जी, मैं तो ये नहीं करूंगी जी। तो घर के बर्तन मांजने से कोई अपने नौकर हो जाएगा? अरे कुछ तो अक्ल रखो लड़कियों, ये तुम किस तरफ जा रहे हो? तुम्हें कौन भड़का रहा है? तुम क्यों अपना धर्म परिवर्तन करने में तुले भी हो? अपना धर्म क्या है? माता पिता की सेवा करना। अपना धर्म क्या है? सास ससुर की सेवा करना, उन्हें अपना माता पिता मानना। पर हो क्या रहा है? बिल्कुल विपरीत इसका। तो कुल मिला के अपने को काम करना है, इस बात पे विशेष जो है अपने को जोर देना है। इसके बाद एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जब भी डिस्प्यूट होगा चाइल्ड कस्टडी को लेकर, तो पिता अपनी बात रखेगा, माँ अपनी बात रखेगी। तो ये बात रखने से क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं है। इस केस में भी क्या हुआ कि एक पिता ने जो है कस्टडी के लिए अप्लाई करा और कस्टडी उसको मिल गई, पर वो इवेंट्स क्या थे, सीक्वेंस क्या थे, वो समझना जो है ज़रूरी था कि जब हम भी इस तरह के मुकदमों को लड़ रहे हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो अपने राइट्स को हम सिक्योर कर सकें और सही बात पे सही फैसला जो है इंडियन कोर्ट से ले सकें। जजमेंट का नाम है डॉक्टर एकता बनाम राजीव गिरी। जजमेंट जो है कर्नाटक हाईकोर्ट का है। 31/1/2023 का ये फैसला सबसे इंपॉर्टेंट फैसला है। इस केस में कंसर्न माँ जो है ये हाईकोर्ट पहुंच गई। उसका कहना यह था कि मुझसे कस्टडी छीन ली गई है जो गलत है, कस्टडी पिता को दे दी गई है जो गलत है, और मेरे साथ न्याय किया जाए। साथियों, इस केस के बेसिक फैक्ट्स क्या थे कि इन पक्षकारों की शादी हुई 2011 में, इनके बच्चा हुआ शादी के 4 साल बाद। बहुत बड़ी बात है ये। आज लोगों के बच्चे नहीं हो रहे हैं, जाके देखो उन माँ बाप को जो करवा रहे हैं IVF, और ऐसे लोगों को बच्चा भगवान दे रहा है जो किसी काम कर्म के नहीं है, बच्चे को पाल सकते नहीं, लड़ रहे कुत्ते बिल्ली की तरह। मतलब आज
मनुष्य जीवन हमें ईश्वर ने क्यों दिया है कि हम किसी के काम आ सकें और किसी के जीवन में जो है बदलाव कर सकें। पर ये तो लड़ रहे कुत्ते बिल्ली की तरह, ये इंसान ही नहीं, मैं कह रहा हूँ जानवर हैं। इनको जाके रहना चाहिए जंगलों के अंदर कि शादी कर ली, सेक्स कर लिया, बच्चे पैदा कर लिए और बच्चे छोड़ दिए कोर्ट के माथे, वकीलों के माथे कि जाओ लड़ो कस्टडी केस के अंदर। क्यों? इसका जवाब मुझे चाहिए। साथियों, इस केस में जो लड़की थी उसकी कतई मंशा नहीं थी कि लड़के के पेरेंट्स या उसकी जो बहनें हैं उसके साथ में रहे। अल्टीमेटली घर में तांडव करना, और इसने पेरेंट्स को घर से बाहर निकाल दिया। इसने जो सिस्टर थी उसको घर से बाहर निकाल दिया। ज़रा सोचो इन स्थितियों को कहाँ जा रहा है हमारा समाज। और दूसरी बात, जब भी शादी करो एग्रीमेंट जरूर लिखा लो कि मेरे माता पिता मेरी बहनें मेरे साथ रहेंगी, अलग मैं नहीं रहूँगा, किसी भी हालत में घर से अलग नहीं होऊंगा। लड़की राजी है तो साइन कर दे एग्रीमेंट, नहीं है दफ़ा करो उसको। शादियाँ नहीं करनी अपने को किसी भी हालत में, पर कम से कम शादियाँ करके अपने जीवन से खिलवाड़ तो मत करो कि ऐसी लड़की घर में लिया है जो बिल्कुल तांडव मचा रही है। पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होता है। यहाँ लड़की पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, उसने क्या करा, एक परिवार तोड़ दिया, एक परिवार का सत्यानाश कर दिया। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एचसीएफ का बेसिक कंसेप्ट है, इनकम टैक्स भी इसको रिकॉग्नाइज करता है, छूटे हैं कानून में, उसके बावजूद भी एक हंसता खेलता परिवार तोड़ दिया इस लड़की ने। साथियों, कानूनन सबसे बड़ा स्थिति क्या है कि सेक्शन 6 हिंदू गार्जियनशिप एक्ट में आप बच्चे के जो है गार्जियन है। एक्सेप्शन सर्कमस्टेंसेज में आप कस्टडी भी क्लेम कर सकते हैं अगर बच्चा 5 साल से कम है। तो ये जो मिथ है लड़कियां दिमाग से निकाल दें कि अगर बच्चा 5 साल से कम है तो सिर्फ कस्टडी हम ही लेंगे। कानूनन ये स्थिति भी है कि अगर बच्चा 5 साल से कम है, मां अनफिट है टू टेक केयर, तो वहां कस्टडी जो है पिता भी ले सकता है बच्चे की, वहां पर कोई भी जो है लीगल रोक नहीं है। साथियों, इस केस में शादी के बाद लगातार उसने तांडव किए। जो कंसर्न पेरेंट्स है लड़के के, उनको अब्यूज़ किया, उनके साथ जो है इसने इस तरह झगड़ा करके उन्हें जो है घर छोड़ना पड़ा। पति जो है मजबूर होकर अपनी पत्नी को मैरिज काउंसलर के पास में ले गया कि भाई समझाओ उसको, क्योंकि जो घर वाले हैं वो समझा नहीं रहे हैं, हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। उसने भी समझा दिया, उससे भी अब्यूज़ कर बैठी है। उसने कहा साइकोलॉजिकल इसका एवोल्यूशन चाहिए, उससे भी झगड़ा कर बैठी, उसको भी मारा, पति को भी मारा, पति का फ़ोन तोड़ दिया। अल्टीमेटली पति को कंप्लेंट लिखानी पड़ी। इवन जब जो लड़के के पेरेंट्स हैं ये टोक्यो में थे, जो लड़की प्रेग्नेंट थी, इसकी सेवा के लिए उनको आना पड़ा, इसके पेरेंट्स नहीं आए। तब भी इस लड़की को शर्म नहीं थी कि इतने अच्छे परिवार वाले हैं, इतना अच्छा हस्बैंड है, इतना इसको जो है सुख सुविधा मिल रही, बट अपनी जिद इसके ऊपर हावी थी, अपनी ईगोस पे हावी थी, क्या करें। और बच्चा होने के बाद इसने हॉस्पिटल ज्वाइन किया, और हॉस्पिटल ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर कार्य करने वाले किसी कर्मचारी के साथ इसके अवैध संबंध स्थापित हो गए। दिन भर मौज मस्ती, दिन भर घर से बाहर, कई बार रातों को बाहर, कई बार ये लोग रुकने जाकर किसी रिजॉर्ट्स में, रेस्टोरेंट्स में, होटल में। तो भाई साफ साफ ये कहना चाहता हूँ उन लड़कियों से कि अगर तुमको लगता है कि हस्बैंड सिर्फ सेक्स टॉय हैं तो इस गलत में मत रहना। हस्बैंड को मैं खुद एजुकेट कर रहा हूँ कि कैसे डील विद करना है लड़कियों से। अगर तुम शादी करने जा रहे हो, अगर लड़की बेलगाम है तो उससे लगाम डालनी पड़ेगी, और वो लगाम डालने की ट्रिक भी जो है मैं इनको समझा रहा हूँ। तो इस होश में मत रहना कि हम हिंदुओं को तबाह कर देंगे या हम घर बर्बाद कर देंगे, हम कोर्ट कचहरी में लड़कों को घसीटेंगी और अल्टीमेटली घर जो है बर्बाद होंगे। बिल्कुल क्लियर कट ओपन कह रहा हूं उस मन से। कम से घर बसाने पड़ेंगे, घर नहीं बसा सकते हो तो शादियां मत करो। हमारे हिंदू लड़कों को, हिंदू बच्चों को बर्बाद मत करो, और जो बच्चियां अच्छी हैं हिंदू के अंदर, कम से कम वो बर्बाद नहीं हो, उनके लिए भी मेहरबानी करके शादियां मत करो। तुमको अपनी लस्ट पूरी करनी है, करो। कई साधन जो है, संसाधन जो है मार्केट में अवेलेबल है, पर हमारे हिंदू बच्चों की लाइफ मत खराब करो। यहाँ बच्चे की लाइफ कितनी खराब कर दी, वो डिप्रेशन में आ गया, वो प्रयास करता रहा कि मेरा घर बसे, वो प्रयास करता रहा कि मेरी वाइफ जो है लौट के आए, पर क्या मिला उसको? वो आई नहीं। उस पर तो उसका ईगो हावी था, फेमिनिज्म हावी था कि मुझको छेड़ा तो परिणाम जो है भुगतने पड़ जाएंगे। इसके साथ वो कंटिन्यू कर रही है, आराम से रह रही है, और जब पति ने आपत्ति उठाई तो उठा के कर दिया पति पे डाउरी हस्बैंड का केस कि मुझे मारा पीटा गया और मेरे को जो है शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया और मेरा बच्चा जो है छीन लिया गया। पति भी जो है यहाँ कम नहीं है, पति ने सारे एविडेंस इकट्ठे करे और पत्नी के खिलाफ जो है केस डाला, और पुलिस ने इस केस को जांच में सही माना। उसने केस किया सेक्शन 420 आईपीसी में और सेक्शन 75 जेजे एक्ट में। सेक्शन 75 जेजे एक्ट को पढ़ोगे तो बहुत क्लियर होगा कि बच्चे के साथ अगर क्रूरता की जा रही है, बच्चे के साथ असॉल्टिंग बिहेवियर है, तो वहाँ पर 75 जेजे एक्ट जो है लागू होगा। इसके अलावा सारी एविडेंसेस और जो प्रीवियस इनका बॉन्डेज था बच्चे के साथ में, उसको जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर था उसको लेकर, और इसके अलावा जो इनके घर में बच्चे हैं छोटे, उनके साथ बच्चे की बॉन्डिंग क्या थी उसको लेकर इसने पिटीशन दाखिल कर दी। लड़की अपील हुई, लड़की ने वही घिसा पिटा जवाब दिया, और इवन इसने कहा कि मेरे तो कोई अवैध संबंध है नहीं, एविडेंस सारी बनावटी है, और इसको लेकर केस जो है दाखिल किया गया है। मामला जो है हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को देखा। हाईकोर्ट ने 4 बातें जो है महत्वपूर्ण कही अपने फैसले में कि यह बात सही है कि चाइल्ड कस्टडी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर को देखना, जिसमें एक फैक्टर है पैरामाउंट कंसिडरेशन, जो कि है बच्चे का वेलफेयर एंड इंटरेस्ट। दूसरा इसकी बॉन्डिंग, तीसरा इसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव, चौथा है कि जो एनवायरनमेंट इसको दिया गया, जो अकोमोडेशन इसको दिए गए, उसमें डेवलप कैसे हुआ।
अगर इस पॉइंट पर जो स्पाउस बेटर है तो उसका क्लेम जो है डोमिनेट होगा। इसके अलावा अगर बच्चा जो है समझने की स्थिति में है तो वहाँ पर भी हम बच्चे से जानकारी ले सकते हैं कि उसे कहाँ बेटर रहना जो है पॉसिबल है। अब आप लोग क्या गलती करते हो, यहाँ तो कस्टडी मिल गई पिता को, आप लोग क्या गलती करते हो, सीधा अटैक करते हो चाइल्ड कस्टडी पे, जो गलत है। आप बच्चे से मिलो, उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप करो, उसकी मीटिंग्स को जो है फ्रीक्वेंट करो। इसमें पिता ने ही तो करा, सबसे पहले इसने राइट लिया विजिटिंग का, और विजिटिंग राइट्स लेने के बाद लगातार जो है मिलने गया। पर सबसे मजे की बात यह थी कि विजिटिंग राइट्स मिलने के बाद भी माँ ने उसकी अनुपालना करने में कोई रुचि दिखाई नहीं। यह बन गया एक बेस्ट कॉज ऑफ एक्शन। जब विजिटिंग राइट्स देने के बाद माँ उसकी पालना करने में रुचि नहीं दिखा रही है, बच्चे से मिलवाने में रुचि नहीं दिखा रही है, तो वो चाहती नहीं कि बॉन्डिंग जो है डेवलप हो एक पिता और एक बच्चे में। और एक पिता का सानिध्य, एक पिता का साया बहुत जरूरी है बच्चे के बेस्ट डेवलपमेंट में। तो कुल मिला के जब ऑर्डर्स का वायलेशन हुआ तो इसको भी जो है इससे बेस बनाया, तो लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस एक पिता को जो है चाइल्ड कस्टडी मिल गई। तो एक महत्वपूर्ण फैसला है मेंस राइट के पक्ष में। तो कुल मिला के मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि वैसे भी हिंदू धर्म खतरे में है इस देश के अंदर, उसको बचा लो। परिवार टूट रहे हैं, मुझे बहुत दुख होता है। आज मैं देखता हूँ कोर्टें भरी भी हैं, हर उस केस में जहाँ पर हिंदू आता है मुझे बहुत दुख होता है। मुझे बहुत तकलीफ होती है कि जिस संस्कार में हम लोग पले, आज हम प्रभु राम को मानते हैं, हम कहते हैं कि राम आएंगे और हमारे भाग्य खोल के जाएंगे। तो राम जब हैं, हमारे बीच हैं, अयोध्या में आ चुके हैं, इस देश को गवर्न कर रहे हैं और राम भक्त राज कर रहे हैं दिल्ली पर, तो उनके होते हुए हमें कैसा डर है, हम क्यों परिवार खराब करना चाह रहे हैं। मत करो भाई परिवार खराब, क्योंकि हमारे पास तो कोई रिलीफ आपको है नहीं, हम सिर्फ आपको लड़वा सकते हैं। हम आपके राइट्स को आपसे डिस्कस करके उसको दिलवाने का प्रयास कर सकते हैं, बट इन रियल तो घर आपका खुद बसेगा। एक लड़की ढूंढो जो संस्कारित हो, वेट एंड वॉच, टाइम लगेगा रिश्ता करने में, वेट एंड वॉच करो। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि शादी की एज जो है जल्दी करो, और इसके साथ साथ देरी मत करो। और जितना देरी आप करोगे उतना जल्दी ही दबाव होगा, प्रेशर होगा समाज का भी शादी करने पे। तो आप देखना शुरू करो लड़की 20 साल 21 साल की एज पर, और 23 साल तक रिश्ता जो है फाइनल कर दो। तो इससे समाज ही बचेगा, आप भी बचे रहोगे, और एक अच्छा रिश्ता जो है आपके हाथ लग जाएगा। तो कुल मिला के चीज़ें बहुत छोटी हैं पर चीज़ें बहुत काम की है। अरे हमारे बुजुर्ग देख लो, जहाँ पहले बाल विवाह थे इंडिया में, वो भले ही लोगों ने इसका मिसयूज़ करा, कुरीति बन गई और गवर्नमेंट को बैन लगाना पड़ा। पर कितने तलाक के केस आपने देखे होंगे, बहुत कम, या एक भी नहीं, या 1 लाख में से 2 या 3 केस, तो मामूली चीज़ें थी वो। और आज से एक फैशन बन गया, शादी करो, सेक्स एंजॉय करो, बच्चा पैदा करो, तलाक फाइल कर दो। तो मेहरबानी करके जो हमारे संस्कार है उसको प्रोफेशन मत बनाओ। और अगर केवल सेक्स करना है तो मार्केट में कई साधन संसाधन उपलब्ध हैं, करो, ऐश करो, कोई मना ही नहीं। और गवर्नमेंट खुद कह रही है लिव इन में जाओ, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ कर रखा है लिव इन में जाओ, किसने मना करा आपको। बट कम से कम शादी कर रहे हो तो उसके दायित्व, उसकी जिम्मेदारियां, उसके राइट्स को समझो भाई, मेहरबानी करके। ये कम से कम एहसान कर दो मेरे ऊपर, इस समाज के ऊपर। और जाते रहते एक बात भाई, आप लोग कई बार चीज़ों को कंसल्ट करते हो आके, भाई मैं क्या जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको यूट्यूब पे समझ में नहीं आता है क्या। भाई मेरे को अगर कुछ देना चाहते हो आध्यात्मिक फीस के फॉर्म में, तो मुझे चाहिए आपसे हनुमान चालीसा, एक पार्ट मेरे लिए कर दिया करो। मैं पूरी इंडिया को आह्वान करता हूँ कि एक पार्ट हनुमान चालीसा का मेरा नाम लिख के कर दो, उनके दरबार में मेरी हाजिरी लगा दो। क्योंकि देखो जीवन क्षणिक है, कब क्या हो जाए पता नहीं, पर मैं इस मुकाम को जीवन के अंतिम क्षणों तक लड़ता रहूँगा, आपके लिए संघर्ष करता रहूँगा, और आपको तैयार करूँगा लड़ने के लिए एज अ प्रोफेशनल कोच। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मुझे खुद हनुमान जी शक्तियाँ देंगे, मुझे बल बुद्धि विद्या देंगे, तो मुझे काफ़ी ईजी रहेगा इन दुष्टों का संहार करने में। तो जब हनुमान चालीसा खुद हमें ये संकल्प देती है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो जय बजरंगबली की बोलो, जय श्री राम की बोलो, जय हनुमान जी की बोलो। तो लग जाओ अपने धर्म को बचाने, लग जाओ मेंस राइट को बचाने। तो घबराने का नहीं है, लड़ना है, और नियमित जो हनुमान चालीसा पढ़नी है, वादा करो अंतिम सांस तक पढ़ोगे, और नहीं पढ़ा धिक्कार है। और दूसरी बात, शादी करने से पहले खुद ये तय कर लो कि अपने परिवार की, अपने बच्चों की रक्षा कैसे करनी हो। जो दुष्ट उनको लेके जा रहे हैं, उनको किडनैपिंग कर रहे हैं, वापस लेके आना पड़ेगा। आज जरा सोचो कि प्रभु राम भी गए थे, सीता मैया को लेके आए ना, चाहते छोड़ देते, पर जो मर्यादा पुरुषोत्तम है वो अपने अधिकारों को लेके आते। तो आप भी मर्यादित हो, उस प्रभु राम के भक्त हो, तो आपको प्रभु राम की कसम, आपको श्री राम का वास्ता, आपको हनुमान जी का वास्ता कि अपने अधिकारों के लिए लड़ मरो, खड़े हो जाओ। नहीं खड़े हुए तो इस धर्म को, इस मेंस राइट को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ विराम लूंगा। और साथियों, एक आखिरी प्रार्थना, जब भी कोई बात बताता हूं तो उसके नोट्स वगैरह रेडी रखा करो, ताकि कोई तकलीफ आपको नहीं आए, और उस नोट्स के माध्यम से आप जो है अपना केस खुद लड़ सको। बी अ फाइटर नॉट अ फॉलोअर। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय बालाजी की।